नमस्कार, स्वागत है आपका हताई विद भाई जी में। वैसे तो यहाँ पर अभिषेक जी हुआ करते थे, लेकिन आज हमारे साथ वो नहीं है क्योंकि वो चंडीगढ़ गए हुए हैं किसी वजह की वजह से। तो हमारे साथ मनीष जी भी मौजूद हैं। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप कैसे हो? एकदम ठीक है। मनीष जी, इस खास कार्यक्रम में अपन चर्चा करते ही हैं, तो सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे इसी चर्चा से करेंगे कि उपचुनाव, क्योंकि काफी ज्यादा वक्त नहीं रह गया है उपचुनाव के लिए, क्योंकि लगातार जो है समीकरण बिठाए जा रहे हैं पार्टियों के द्वारा, जिता उम्मीदवार जो है वो खड़े करे जा रहे हैं, लगातार पार्टियां मंथन कर रही हैं। अगर हम बात सारी एक एक सीट का समीकरण की बात करें कि किस पार्टी का दबदबा ज्यादा है, किस क्षेत्र में ज्यादा दबदबा है, क्या कुछ कहेंगे आप उसको लेकर? सिलसिलेवार एक एक सीट की बात करते हैं। 6 विधानसभा सीटें ऐसी है जहां उपचुनाव होने हैं। 5 पर जो विधायक थे वो सांसद बन गए और 1 पर जो विधायक थे अमृतलाल मीणा, उनका निधन हो गया हार्ट अटैक से सलूंबर। सबसे पहले बात करते हैं सलूंबर सीट की। वहां पर अगर भाजपा पार्टी अमृतलाल मीणा के परिवार में से किसी को टिकट देती है तो हो सकता है कि वहां भाजपा मजबूत हो जाए, मजबूत नजर आए, क्योंकि सहानुभूति मिलेगी लोगों की, क्योंकि इनके परिवार से किसी की डेथ हुई है और इनके परिवार का कोई उम्मीदवार बना है, तो वोट जाहिर सी बात है लोग इनकी तरफ ज्यादा देंगे, झुकाव होगा वहां पर। लेकिन वहां पर एक खबर आ रही है कि परिवार में ही जो भाई है उनमें नहीं बन रही है। वो सोच रहा है कि मैं चुनाव लड़ूं, वो सोच रहा है कि मैं चुनाव लड़ूं, ऐसी खबरें आ रही है। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को फायदा ये मिल सकता है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सहयोग ले ले बीएपी पार्टी का, भारत आदिवासी पार्टी का। सलूंबर जो है वहां पर आदिवासी जो नेता है राजकुमार रोध, उनका प्रभाव अच्छा खासा है। अगर राजकुमार रोध अपनी पार्टी का खुद का जो साथ है वो कांग्रेस को दे देते हैं तो वहां पे हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी जीत जाए, उम्मीदवार जो हो, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि राजकुमार रोध जहां से विधायक थे 84, वहां पर कांग्रेस पार्टी समर्थन दे सकती है बीएपी को और सलूंबर में ले सकती है समर्थन बीएपी का। तो वहां पर कुछ ऐसा गणित देखने को मिल सकता है। तो मतलब अभी तक तो जैसे क्लियर नहीं हो पाया है कि गठबंधन होगा नहीं होगा, क्योंकि पार्टियों की तरफ से अभी तक साफ तौर पर ये तस्वीर साफ नहीं हुई है। पर अगर देखा जाए तो आने वाले वक्त में आलाकमान के साथ डिस्कशन हो सकता है, वो भी सकता है। लगातार दौरे कर रहे हैं जहाँ चुनाव होने हैं। कभी खिमसर के नेताओं के साथ नजर आते हैं, कभी 84 में जाते हैं, सलूंबर जाते हैं, और वहां ये कहते हुए नजर आते हैं कि 6 की 6 सीट कांग्रेस पार्टी बड़े मार्जिन से चुनाव निकालेगी, जीतेगी। मतलब एक संकेत ये भी आ रहा है कि क्षेत्रीय पार्टियों को दरकिनार करके कांग्रेस पार्टी इस बार चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब जो कुछ भी हो, क्योंकि संभावनाओं का खेल माना जाता है राजनीति के अंदर, और संभावनाएं कल और आज बदल जाती है। तो हमें थोड़ा वेट करना चाहिए जब तक उम्मीदवार घोषित ना हो जाए। लेकिन जो कुछ समीकरण रह सकते हैं उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। बात करें दौसा विधानसभा सीट की और बात करते हैं देवली और उनियारा वाली विधानसभा सीट की, क्योंकि उसके भी समीकरण जो हैं साफ तौर पर, क्या लगता है किसकी तरफ ढलान ज्यादा है? देखो, दौसा जो सीट है वहां से जो विधायक थे मुरारी लाल मीणा, वो अब सांसद बन गए हैं, सचिन पायलट के खेमे के आते हैं। और ये खबर अब तय हो चुकी है कि मुरारी लाल मीणा अपने परिवार में से किसी को टिकट नहीं दिलवाएंगे और नहीं चाहेंगे कि मेरे परिवार में से कोई यहाँ पर चुनाव लड़े। उनकी बेटी है निहारिका जोरवाल, जो कि राजस्थान विश्वविद्यालय से निर्दलीय चुनाव लड़ चुकी है अध्यक्ष पद के लिए। उनकी पत्नी है, धर्मपत्नी सविता मीणा, मैं गलत नहीं हूं तो सविता मीणा भी चुनाव लड़ चुकी है। तो इन दोनों का नाम चल रहा था, लेकिन मुरारी लाल मीणा नहीं चाहेंगे कि परिवार में से किसी को टिकट मिले, क्योंकि जनता में ये मैसेज आएगा कि परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं मुरारी लाल मीणा। अब वहां पर कौन होगा? मैं गया था जमारामगढ़, जो कि पास में सीट है, वहां पर कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता मुझसे बात कर रहे थे, तो कह रहे थे कि अब की बार किसी सामान्य वर्ग के नेता को वहां पे टिकट दिया जाएगा और दिया जाना चाहिए, क्योंकि बार बार मीणा समाज से कोई चुनाव लड़ता है तो सामान्य वर्ग में भी एक मैसेज आता है कि आपकी तौहीन हो रही है, आपको नजरअंदाज किया जा रहा है। तो हो सकता है कि सामान्य वर्ग से किसी नेता को वहां पर टिकट मिल जाए। नरेश मीणा का नाम चल रहा है, जो कि मेहनत कर रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में हमने देखा था किस प्रकार से मुरारी लाल मीणा और नरेश मीणा एक मंच पर, एक जगह पर नजर आ रहे थे, और नरेश मीणा कह रहे थे कि मुरारी लाल मीणा जी, अभी भी आप अपना टिकट मुझे दे सकते हो और चुनाव में लड़ सकता हूँ। लोकसभा का है मेरे ख्याल से, ये लोकसभा विधानसभा का है। तो मुरारी लाल मीणा और नरेश मीणा में खटपट वहां पे हो गई थी।
लेकिन अब देखते क्या कुछ होता है, क्योंकि नरेश मीणा मीणा समाज के उभरते हुए युवा नेता है, लेकिन उनको टिकट देती है या नहीं देती है वो देखने वाली बात होगी। भाजपा से बात करते हैं। भाजपा से किरोड़ी लाल मीणा जो कि मंत्री है या नहीं है, इस्तीफा दे चुके मंत्री, आप बोल दो, इस्तीफा दे चुके मंत्री, उनके भाई जो जगमोहन मीणा है उनके लिए पैरवी कर रहे हैं कि उनको भाजपा से टिकट मिले और वो वहां से उम्मीदवार बने, ताकि मीणा समाज भी उनको वोट दे, क्योंकि अच्छा खासा प्रभाव है मीणा समाज में और बड़े दबंग नेता रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा। युवाओं की आवाज उठाते थे, महिलाओं की आवाज उठाते थे, वीरांगनाओं का मुद्दा हो। हालांकि अब अलग बात है कि वीरांगनाओं का मुद्दा उठाया था, लेकिन अब वो गौण हो गया, अब दिखाई नहीं दे रहा है सरकार भाजपा की है। तो ऐसा कुछ समीकरण वहां पे देखने को मिल सकते हैं। बारिश का मौसम है, लगातार बारिश हो रही है, आपदा मंत्री की जो स्थिति है लेकिन वो साफ नहीं हो पा रही है। किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया था पर इस्तीफा मंजूर नहीं हो पाया। अब उनको मंत्री कहें कि नहीं कहें, क्योंकि वो तो अपने आप को मंत्री नहीं मान रहे हैं अभी। उनका तो साफ तौर पर कहना है कि मैंने इस्तीफा दे दिया है। क्या कहें अब, उसको क्या समझा जाए, क्योंकि प्रदेश की जो जनता है वो काफी कंफ्यूजन की स्थिति में बनी हुई है, क्योंकि इस समय जब आपदा मंत्री होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है, जो हाल है वो पूरा बेहाल है प्रदेश का। तो क्या कहना है? देखो, किरोड़ी लाल मीणा नो डाउट जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेता है, धरातल के नेता है, और जिस तरीके से उन्होंने घेर के रखा था कांग्रेस पार्टी को 5 साल तक, अपराध का मुद्दा, तमाम जो भी मैंने बात दिखाई थी वो दोहराना नहीं चाह रहा, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा ने मेहनत की थी, खूब मेहनत की थी और कांग्रेस पार्टी के नाक में दम कर दिया था। लगातार जिस प्रकार से घटनाएं आ रही थी, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे थे, रेप जैसी घटनाएं आए दिन आ रही थी, मासूम बच्चे के साथ, पेपर लीक का मुद्दा तो सर्वोपरि था। तो किरोड़ी लाल मीणा ने मेहनत की थी, माना ही जा रहा था कि डिप्टी सीएम बनाएंगे, नहीं बनाया, माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री बना सकते हैं, वो भी नहीं बनाया गया, और नाराजगी का जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ा पूरी राजस्थान में। उनके समर्थकों ने वोट नहीं किया भाजपा को, क्योंकि जनाधार है उनका, हम नहीं कह सकते। तो अब मंत्री है नहीं है, क्योंकि एक बात ये भी है कि वो कुछ किसी का ट्रांसफर कराना चाह रहे थे, लेकिन वो ट्रांसफर भी नहीं हो रहे थे, जो मंत्री थे दूसरे वो नहीं होने दे रहे थे, तो मनमुटाव हो रहा था। तो ये मनमुटाव भारी पड़ गया भाजपा को, और किरोड़ी लाल मीणा को नजरअंदाज करना भाजपा को और नुकसानदायक हो सकता है, पहुंचा सकता है। बिल्कुल। अभी हाल फिलहाल में की भी नहीं बात करते हैं हम, क्योंकि लंबे वक्त से पेपर लीक का जो मुद्दा है काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। बाकी जो 4 विधानसभा सीटें उस पर बात कर लेते, उस पर बात। हाँ बिल्कुल 4 विधानसभा सीट जो बची। देखो बची कौन सी, खींवसर, झुंझुनू, चौरासी और देवली उनियारा। देवली उनियारा में प्रभाव है सचिन पायलट का, वहाँ क्या कुछ रहता है, क्योंकि अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किसको टिकट देगी भाजपा और कांग्रेस। हालांकि जिसको भी टिकट दे, लेकिन समीकरण क्या बनते हैं वो देखने वाली बात होगी। जोर सारे नेता लगाएंगे पूर्वी राजस्थान में। यहाँ के जो जयपुर में बैठने वाले नेता उनकी नहीं चलती, वहाँ चलती है सचिन पायलट की और किरोड़ी लाल मीणा की, हरिश्चंद्र मीणा की भी चलती है, क्योंकि मीणा समाज वहाँ पे अच्छा खासा है। देवली उनियारा में गुर्जर वोट बैंक है। आपको टोकने के लिए माफ कीजिएगा, लेकिन मैं बात करती हूँ कि बीजेपी और कांग्रेस की आपने कही, तो क्या वहाँ पे कोई त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा? क्या कोई और पार्टी भी वहाँ पर अपने उम्मीदवार खड़ा कर सकती है? नहीं लग रहा है। देवली उनियारा में हनुमान बेनीवाल ने बात तो कही थी कि हम 2 से 3 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। देवली उनियारा हो सकती है, खींवसर तो होगी और भी सीट हो सकती है, क्योंकि वोट कुछ ऐसा कह रहे थे कि हमें अच्छा खासा वोट मिला था 2023 के विधानसभा चुनाव में। हालांकि इकलौते ऐसे नेता बने थे हनुमान बेनीवाल जो जीत के आए थे। खैर, वहां समीकरण क्या कुछ रहेंगे, एक बार जो उम्मीदवारों का ऐलान हो जाए, भाजपा किसे टिकट देगी, कांग्रेस किसे टिकट देगी। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में राहुल कसबा का टिकट करता है, कांग्रेस वेट करती है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ऐसी कुछ सीटें होती है जहां वेट करती है कि पहले ये पार्टी ऐलान करे, उसके बाद हमारी हॉट सीट कहा जाता है। इसके बाद हमारी कुछ रणनीति होगी, तो उसी के आधार पर हमें देखने को मिल सकता है देवली उनियारा में क्या कुछ होगा जी। तो मुकाबला जो है वो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी का वहां पर ज्यादा फायदा हो सकता है, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल दौसा और देवली उनियारा में जी। वापस से अपन उसी टॉपिक पर आ जाते हैं, क्योंकि पेपर लीक मामले को अपन डिस्कस कर रहे थे, बीच में 3 सीटें और रहेंगी। अच्छा बिल्कुल 3 सीटें और रहेंगी, 3 सीटों को भी डिस्कस कर लेते हैं। खींवसर की बात करते हैं। खींवसर में ये तय माना जा रहा है, और मुझे भी लग रहा है कि हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल को टिकट मिलेगा। भाजपा से टिकट मिल सकता है रविंद्र राम डांगा को, वहीं कांग्रेस पार्टी से टिकट मिल सकता है
राघवेंद्र सिंह ऐसा कुछ नाम है, हरेंद्र मिर्दा के बेटे हैं, जो कि हरेंद्र मिर्दा नागौर से विधायक है, उनके बेटे हैं। राघवेंद्र युजवेंद्र मिर्दा ऐसा कुछ नाम है। और वहीं मनीष मिर्दा का नाम भी चल रहा है, जो आपको याद होगा कि ज्योति मिर्दा जब चुनाव लड़ रही थी तो हनुमान बेनीवाल की जो सभा थी उसमें नजर आ रहे थे, कह रहे थे कि वो तो थोड़ी हांडिया है रिछपाल मिर्दा और ज्योति मिर्दा जब भाजपा में गए थे। तो उन दोनों में से किसी को टिकट मिल सकता है, या हो सकता है कि कुछ मैजिक हो जाए, अशोक गहलोत मैजिक कर दे, क्योंकि अशोक गहलोत की जादूगरी को हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। जादूगरी अभी भी चलती है। आलाकमान के भरोसेमंद नेता है, काफ़ी साल हो गए राजनीति करते करते, 3 बार के मुख्यमंत्री है, तो इतनी तो उनकी चल जाएगी कि वहाँ पे हो सकता है कि आरएलपी और कांग्रेस का गठबंधन भी हो जाए। लेकिन गोविंद डोटासरा कतई नहीं चाहेंगे कि गठबंधन हो। लेकिन हनुमान बेनीवाल क्या कुछ करेंगे वो देखने वाली बात होगी। अब बात करते हैं झुंझुनू की। झुंझुनू से जो वहाँ पर ओला फैमिली का दबदबा रहा है, ब्रजेंद्र ओला वहाँ से विधायक थे और वो सांसद बन गए हैं झुंझुनू से, तो वहाँ पर ओला परिवार में से किसी को टिकट मिल सकता है और सचिन पायलट भी पैरवी करेंगे ओला परिवार के लिए। उधर परिवारवाद देखा जा सकता है। कांग्रेस में तो परिवारवाद देखने को अक्सर मिलता ही है, क्योंकि भाजपा में इतना नहीं मिलता, लेकिन कांग्रेस में मिलता है। भाजपा तो चलो ठीक है, कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है, और उदाहरण देख लीजिए, एक कार्यकर्ता को टिकट दिया सांगानेर से, पूरा जोर लगाया और मुख्यमंत्री बना दिया, तो इससे अच्छा उदाहरण कहाँ मिलेगा भाजपा में। तो कांग्रेस पार्टी वहां पर हो सकता है ओला परिवार को दे दे, और वहां पे मुझे लग रहा है कि मजबूत पक्ष नजर आ रहा है कांग्रेस का। अब रही 84 जी, बात कर ले 84 की। बिल्कुल ठीक है। राजकुमार रोध के प्रभाव वाली सीट है और बीएपी पार्टी का प्रभाव है। अभी आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से जो एक दरियावत जो विधायक है थावरचंद, उनके ऊपर हमला होता है, तो जो आग बबूला लोग हो रखे हैं, धरने पे बैठे हुए हैं। तो आप देख सकते हो किस प्रकार से जो प्रसिद्धि का ग्राफ है, जो युवा है वो बीएपी पार्टी की तरफ जा रहा है, इसके बजाय कि भाजपा और कांग्रेस की तरफ जाने से। तो बीएपी पार्टी का प्रभाव बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं ये समीकरण बिगाड़ेंगे, और राजकुमार रोध मुझे लग रहा है कि वापस अपनी सीट निकाल सकते हैं। किसी नेता को वहां पे टिकट दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, वहां पे भी 2 धड़े हो गए हैं। एक राजकुमार रोध को पसंद करते हैं, एक राजकुमार रोध को पसंद नहीं करते हैं। तो राजकुमार रोध वहां पे अपनी सीट निकाल सकते हैं। पर खैर देखा जाए तो तीसरी उभरती पार्टी है, काफी मतलब फैन फॉलोइंग भी है राजकुमार रोध की, तो हो भी सकता है कि आने वाले वक्त में वो सीट जो है उनके खाते में आ जाए। बात कर लेते हैं वापस हमारे पेपर लीक मामले की ही। तो पेपर लीक में लगातार धरपकड़ जारी है। आज की ही बात कर लेते हैं, तो जो पकड़े गए थे आरोपी, उनसे ही पूछताछ करने के लिए आज आरपीएससी मुख्यालय के अंदर उनसे पूछताछ भी की गई थी जी, है ना। जितने भी आरोपी पकड़े गए उनसे पूछताछ की गई थी वहां पर। इसी के साथ बात करते हैं, पेपर लीक में लगातार जो है पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलती नजर आती हैं, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष मारती हुई नजर आती हैं। हाँ, तो पेपर लीक मामले को आज लंबे वक्त से धरपकड़ जो है जारी है। इसी के साथ आज आरपीएससी मुख्यालय में पूछताछ भी हुई थी। क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, जब सरकार भाजपा की थी, राज्य मुख्यमंत्री थी, तब भी पेपर लीक हो रहे थे। उस समय इतना सोशल मीडिया भी नहीं था, कुछ घटनाएं सामने आती थी, कुछ घटनाएं सामने नहीं आती थी। सरकार कांग्रेस की आई, जिस तरीके से आपको पता है दुनिया बदल रही है और सोशल मीडिया का किस प्रकार से दखल रहा है ज़िंदगी के अंदर। तो पेपर लीक की घटनाएं हो या फिर कौन सी भी घटनाएं हो, मामले में तुल पकड़ता हुआ हम जल्दी देख लेते हैं सोशल मीडिया के कारण। तो अब कई पेपर लीक हुए हैं। रीट हो, 2018 में आरएस का पेपर लीक हुआ, 2021 में आरएस पेपर का लीक हुआ, एसआई का पेपर लीक हुआ, सीएचओ का पेपर लीक हुआ, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का, कई पेपर लीक हुए। अब जो मेंबर है आरपीएससी में, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जो मेंबर है उनकी नियुक्ति भाजपा सरकार में भी होती है, कांग्रेस सरकार में भी होती है। अगर 1-2 ऐसे लोगों की नियुक्ति हो जाती है जो भ्रष्ट हो, जिनका ईमान डगमगा जाता है कुछ पैसों को लेकर, कुछ लालच को लेकर, तो वो तो हमेशा वहां बने ही रहेंगे। तो वैसे लोग हैं, वो पैसों के कारण और लालच के कारण युवाओं का भविष्य बिगाड़ देते हैं। उनको कुछ पड़ी नहीं है, दिमाग की तरह खोखला कर रहे हैं सिस्टम को, और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी पनप चुके हैं, दिमाग की तरह पनप चुके हैं। तो इनका जो एक ही सॉल्यूशन है कि इनको जड़ से दिमाग कहीं खोखली कर रही होती है, बढ़ती जाती है, तो उसको पूरा जड़ से निकालना पड़ता है, ताकि ऐसा इलाज हो जाए और भविष्य में
इस प्रकार की चुनौती ना हो जाए, परेशानी ना हो जाए युवाओं के लिए। अब युवा है, हर बार देखता है सरकार की तरफ, विपक्ष की तरफ ज़्यादा देखता है, क्योंकि विपक्ष जो होता है वो मुद्दा कोई भी हो उठाने में सक्षम होता है। बड़ी पार्टी रहेगी विपक्ष में तो उनके पास युवा जाता है। और आप ये भी देखते होंगे सरकार बदल जाती है, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, 30 साल हो जाएंगे तो एक उम्मीद की नज़र से देखता है और उम्मीद की किरण नज़र आती है भाजपा की तरफ, कांग्रेस की तरफ। अब जो भी हो, देखने वाली बात ये होगी कि एसएचओ क्या कार्रवाई करती है। जो 42 जो ट्रेनी एसआई थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। युवाओं के साथ न्याय कब हो पाता है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि काफी लंबे समय से राजस्थान में कुटराघात होता हुआ नजर आ रहा है। अभी कुटराघात कब रुकेगा, भगवान मालिक है। हर समय देखा गया है, चुनाव के समय पे तो खास तौर पर ये मुद्दा जो है काफी पीक पर भी रहा था। चुनावी माहौल ही इस मुद्दे ने बनाया था, हम कह सकते हैं। खैर, आपके साथ बहुत ही बढ़िया बात हुई, बहुत ही अच्छी जानकारी जो है आपने हमारे दर्शकों को साझा किया। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।